Good evening everybody, a very good evening to all of you बच्चों. We are back live on Planet Gate channel, संकल्प गेट 2022 बैच, संकल्प जीत का. तो यार आज हम लोग नेटवर्क एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं आज नोडल और मेश एनालिसिस की, और मैं आपको केवीएल केसीएल का बचा हुआ पोर्शन कवर कराने वाला हूं. तो बेटा एकदम तैयार हो जाओ मजेदार लेक्चर के लिए. काफी कुछ आप लोगों को सीखने मिलने वाला है, और जैसा मैंने बोला है ये लेक्चर सीरीज उन लोगों के लिए जो नेटवर्क जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि एकदम डिटेल में बारीकी से नेटवर्क को कवर किया जा सके. तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माय सेल्फ. माय नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब तो यार मेरे बारे में जानते ही हो बेटा, but what matters the most is that we have an organization which is a mission, a revolution to empower each and every student of this country to get the top rank, to get placed in IITs, to get placed in PSUs. तो बेटा इस तरह की मुहिम, इस तरह की कोशिश चालू करी है अनअकैडमी ने, जहां बच्चे तक फ्री क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाया जा रहा है, और वो भी टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से. अब ये जो फ्री एजुकेशन है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये आपको मिलता है अनअकैडमी ऐप के थ्रू भी. अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, तब आप हमारी फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री कॉम्बैट, ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो. बस आपको वहां पे कोड क्या लगा देना है, अंकित ESE. क्या लगाओगे, अंकित ESE. इसके अलावा अगर आप प्लस पे आते हो तो क्या मिलता है यार, इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर का लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स, और ना सिर्फ इतना, कंटेंट के नाम पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक. इसके बाद अगर कहीं कोई डाउट रह गया तो आपके डाउट्स भी आंसर किए जाते हैं मेरे भाई. और यहीं क्यों रुके, एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैच मिलते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE. और इतना ही नहीं, कोई क्लास मिस हो जाए तो यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड. अगर इससे भी 2 कदम आगे जाना है, गो फॉर आइकॉनिक. यहां ये सारे बेनिफिट के साथ साथ आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच जो बनवाएगा पूरा स्टडी प्लानर. और सिर्फ यहीं क्यों रुके, इसके अलावा टीचर्स आपको पे करेंगे पर्सनल अटेंशन, आपके टेस्ट का मिलेगा सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा, और एक डेडिकेटेड टीम जो सारे के सारे डाउट इमीडिएटली आंसर करती है. ठीक है, तो अब बेटा यहां पे अगर आप कोड लगा देते हो अंकित ESE, तो आपको इमीडिएट मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट. तो फ्री हो, प्लस हो या आइकॉनिक हो, बेटा कोड आप एक लगाओगे, दैट इज अंकित ESE. इज दैट क्लियर? इसके अलावा यार देखो, मैंने अभी एनालॉग स्टार्ट किया है प्लस पे. डेली सुबह 7 बजे क्लास लग रही है मेरी, और विशाल सर स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम बहुत ही जल्द 31 मार्च से. तो अगर आपको हमसे एनालॉग और कंट्रोल पढ़ना है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर जाओ. और आप ज्वाइन करते हुए कोड क्या लगाएंगे, अंकित ESE. इसके अलावा अंकित ESE कोड से देखो आपकी 1 ईयर फीस होती है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600. 2 इयर्स के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम, और आप इसको विदाउट एनी इंटरेस्ट EMI पे भी परचेज कर सकते हो. ये EMI आपको डेबिट कार्ड पे भी मिल जाएगी, और विदाउट क्रेडिट कार्ड आप ले पाओगे 12 इक्वल EMI में, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. ठीक है, और आइकॉनिक के लिए जाओगे तो 1 ईयर फीस होगा 45,225, 2 ईयर 66,600. अगेन 2 ईयर को प्रेफर करना, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम, एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI. और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल, जिसको आप फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे, और मुझसे चैट भी कर सकते हो. और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको सारे लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते हैं. तो चलो यार इसी बात पे स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर. तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से. ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 इलेक्ट्रिकल नेटवर्क N1 एंड N2 आर कनेक्टेड थ्रू 3 रजिस्टर्स. द वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर विल बी. चलो सूरज, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा विशाल सर की क्लासेस रिज्यूम होने में. आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड. किसी की भी लाइफ में यार किड होना ना एक लाइफ टाइम इवेंट होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है. इवन मैं ये कहूंगा शादी से भी बहुत बड़ा इवेंट होता है जब किसी की लाइफ में बच्चा आता है.
तो यार थोड़ा सा तो जिम्मेदारी उधर भी देना पड़ेगा ना, सर को सारा दिन पढ़ा तो नहीं सकते, ऑब्वियसली अपनी वाइफ की, बच्चे की, सब चीज़ों की केयर करनी होती है यार। और केयर भी गुड फॉर्म में करेंगे तभी बेटा सब चीज़ें हेल्दी रहेंगी, सब चीज़ें बढ़िया रहेंगी। चलो जल्दी से कर दो, अब इसको जल्दी से कर दो। हेलो गुरजीत, गुरजीत अटेंडेंस ज़रूर लगाने आते हैं। हाँ कराऊंगा आज, इसके बाद सीरीज एंड पैरेलल सोर्सेज ही कराऊंगा अभिनव। पहले 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर सीरीज, पैरेलल सोर्सेज, फिर नोडल मैश। नोडल मैश बहुत छोटी सी चीज़ है। आया इसका आंसर? देखो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस 6 वोल्ट और 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो आप ये कह सकते हो मेरे भाई कि 3 एम्पियर करंट होगा। ओम्स लॉ से निकाल दिया ना, V बाय आर, 3 एम्पियर। फिर 16 वोल्ट है और 4 ओम है, तो आपने निकाल दिया 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर निकाल दिया। और इसके अलावा अब एक प्रिंसिपल यहां पे बेटा क्या यूज करना होता है, एक प्रिंसिपल इज दैट करंट गोइंग from N1 to N2 should be same as current from N2 to N1। ठीक है, जितना करंट जाएगा भाई उतना ही लौट के आएगा। तो 3 और 4 अगर साथ गया है तो साथ ही वापस आना चाहिए। अब देखो रेजिस्टेंस की पोलैरिटी कुछ ऐसी होती है कि करंट की दिशा में प्लस माइनस, करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस। लेकिन अब बेटा ये जो V दिखाया है इसकी पोलैरिटी अपोजिट दिखाई है, V की पोलैरिटी आपको अपोजिट दिखाई है, तो आप लिखोगे V इज इक्वल टू -7 into 3 that is -21 वोल्ट। ठीक है, -21 वोल्ट। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना प्रिंसिपल? बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है यार कि करंट क्लोज पाथ में फ्लो करता है, तो जितना करंट एक ओर से दूसरी ओर जाएगा उतना लौट के आना भी जरूरी है। अगला देखो, इन द सर्किट शोन इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोर्स E? E की वैल्यू बताओ, और ये 5 वोल्ट होगा। बनाओ, आपको E बताना है। कल मैंने आपको एक तरीका बताया था ना KVL लगाने का, जब 2 पॉइंट के बीच में लगाते हो तो भी KVL कैसे लगाया जाता है। एक तो था क्लोज लूप में कैसे लगता है, और एक था 2 पॉइंट के बीच कैसे लगता है। चलो अनकोड कंप्यूटर साइंस में मैं डिजिटल ले रहा हूं। हाँ, तो मैं कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए डिजिटल ले रहा हूं, और वैसे आप लोग कर सकते हो अटेंड। मैंने उसका देखा कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल का कोर्स ना, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, तो वो पूरा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं K-मैप वगैरह के सवाल लगवा रहा हूं। आना चाहो तो डेली सुबह 11 बजे क्लास लगती है। 11 बजे डेली जो है ना डिजिटल की क्लास लेता हूं मैं 1 घंटे की। उसमें हमारा क्या क्या कवर हो गया, नंबर सिस्टम कवर हो गया, लॉजिक गेट कवर हो गए, इसके अलावा बूलियन अलजेब्रा कवर हो गया, K-मैप कवर हो गया। उनका बस नंबर सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो मैं कहूं तो ऑलमोस्ट सेम है हर टॉपिक का सिलेबस। CS में नंबर सिस्टम में एक टॉपिक एक्स्ट्रा आता है, फ्लोटिंग एंड फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक, वो मुझे तैयार करके पढ़ाना पड़ा। चलो अब देखो, यहां से यहां बेटा अगर KVL लगाएं, देखो जरा, 0 लिखोगे, फिर प्लस से -1 वोल्ट, ठीक है, फिर प्लस से -E, और फिर प्लस से -5, कहां पहुंच गए 10 पे। तो E कितना आ गया, E आ गया -16, -16 आ रहा है यार, यही बन रहा है ना। हाँ यार 16 आ रहा है।
चलो सही है। मैथ्स की क्लास रात को 11:30 बजे विशाल सर लेते हैं, शायद अभी होल्ड पे है, उसमें मैथ्स की क्लास भी होती है। नेटवर्क के कोर्स में यार देखो ऑलमोस्ट 80 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, 70 to 80। चलो अब शुरू करें आगे का सिलेबस। अब आज हमें क्या करना था यार, कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस। अब बात यह आती है कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज में क्या होने वाला है। कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज का मतलब है जब आप दो सोर्स को एक साथ कनेक्ट करोगे तब कैसा बिहेवियर आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला केस वोल्टेज सोर्सेज। देखो यहां 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, मैं आपको एक एक करके कराता हूं। वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज, ठीक है। अब मान लो कि दो वोल्टेज सोर्स हैं जो कि सीरीज में जोड़ दिए गए हैं। ये मान लो ये V1 है और ये V2 है और ये है अपना V। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं KVL लगाता हूं, ठीक है। अब मैं KVL लगाता हूं, तो माइनस से प्लस V, माइनस से प्लस गए भाई, नीचे से ऊपर माइनस से प्लस V, फिर प्लस से माइनस माइनस V1, प्लस से माइनस माइनस V2 इज इक्वल टू 0। क्लोज लूप में KVL लगाया, माइनस से प्लस V, प्लस से माइनस V, माइनस V1 माइनस V2। थक गए तो मशीन में ब्रेक ले लो ना यार, मशीन में ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 चैप्टर पहले कर लो, मशीन 1 मशीन 2 की तरह कर लो ना। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो यहां से वोल्टेज क्या आ गई, दोनों का सम आ गई। अब देखो ऐसी एक पॉसिबिलिटी बेटा ये भी तो बन सकती है कि मान लो एक की पोलैरिटी ऐसे है और दूसरे की पोलैरिटी सीधी है। अब ये है V। अब जरा अगर हम ऐसे KVL लगाएं तो अगेन देखो माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस V आएगा, फिर माइनस से प्लस जाओगे प्लस V1 आएगा, प्लस से माइनस जाओगे माइनस V2 आएगा। तो V हो गया V2 माइनस V1। तो इससे क्या समझे, इससे ये समझे मेरे भाई कि जब दो सोर्सेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जब दो वोल्टेज सोर्सेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनकी वोल्टेजेस ऐड भी हो सकती हैं, सबट्रैक्ट भी हो सकती हैं बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी। जब दोनों की पोलैरिटी सेम थी तो ऐड हुई, दोनों की पोलैरिटी अपोजिट थी तो सबट्रैक्ट हुई। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा V1 माइनस V2 करें या V2 माइनस V1। देखो V और V2 की पोलैरिटी सेम है, V1 की अपोजिट है, तो जब V लिखोगे तो V2 माइनस V1। जिसकी पोलैरिटी सेम है रिजल्टिंग वोल्टेज से वो प्लस में, और जिसकी पोलैरिटी अपोजिट है रिजल्टिंग वोल्टेज से वो माइनस में। तो एक पॉइंट ये नोट डाउन करना है यार, ये वाला एक पॉइंट नोट डाउन करो। when two voltage sources are connected in series, when two voltage sources are connected in series, their voltages can be added, their voltages can be added or subtracted, their voltages can be added or subtracted based on their polarity, based on their polarity। ये चमका भाई सिंपल सा रूल, एग्जाम में डायरेक्ट कर लोगे, ऐसे केवीएल लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी।
दोनों की पोलैरिटी सेम है तो उसी पोलैरिटी का एक सोर्स बना देना। देखो यहां पे अगर आपको इसका इक्विवेलेंट सोर्स बनाना हो ना तो आप ऐसे बना दो। देखो मैं आपको और एक अच्छा जुगाड़ बताता हूं। दोनों की पोलैरिटी सेम थी तो उसी का एक रिजल्टेंट सोर्स आपने बनाया। और यहां पे अगर आपको V2 की पोलैरिटी का सोर्स बनाना है तो आप लिखो V2 माइनस V1। V1 की पोलैरिटी को रेफरेंस लेके चलते तो V1 माइनस V2। समझ में आया? तो दो सोर्सेस सीरीज में जब लगे होते हैं तो दे आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल सोर्स। दे आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल सोर्स। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? तो आपको ये डिसाइड करना होता है रिजल्टेंट सोर्स की पोलैरिटी कैसी लेनी है। रिजल्टेंट सोर्स की पोलैरिटी अगर V2 जैसी लोगे तो V2 माइनस V1, अगर V1 जैसी लेते तो V1 माइनस V2। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो भी सेम ही आएगा, और वैसे देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं, ये क्लॉकवाइज थोड़ी है भाई। अब इसके अंदर एक पॉइंट लिखना जरा, इन द सेकेंड केस, ये वाला मैं एक्सप्लेनेशन भी लिखवा देता हूं। In the second case, if the resultant voltage has the same polarity as V2, then its value is V2 minus V1. But if its polarity is same as V1, then its value is V1 minus V2. देखो अपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्ट तो होंगे, ये तो पक्का है। दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट तो होंगे, लेकिन बेटा सब्ट्रैक्शन में V1 माइनस V2 होगा या V2 माइनस V1 होगा, वो डिपेंड करेगा आपको रिजल्टेंट की पोलैरिटी किस रेफरेंस से ले रहे हो, किस डायरेक्शन में ले रहे हो। ठीक, चल अब इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं। एक तो हो गया हमारा, नेक्स्ट इज वोल्टेज सोर्सेस इन पैरेलल। तो ये हेडिंग डाल लेना यार, वोल्टेज सोर्सेज इन पैरेलल। अब यहां पे क्या होता है देखो, अगर कभी आप दो सोर्सेज वोल्टेज वाले पैरेलल में लगाते हो, ये मान लो V1 है, ये V2 है, तब क्या रूल यूज किया जाता है कि भाई यहां पे ऐसे ना KVL लगाओ, बाय KVL। आप क्लॉकवाइज लगाओ, एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस से प्लस V2, ठीक है, फिर प्लस से माइनस, माइनस V1, दिस इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब V2 इज इक्वल टू V1। ठीक है, V2 इज इक्वल टू V1। ठीक है, तो यहां से क्या समझे बेटा आप, यहां से आप क्या समझे कि जब दो सोर्सेस पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तो देन देयर वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी, ठीक है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी must be same। ठीक है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी मस्ट बी सेम। तो ये वाला पॉइंट लिखना, टू वोल्टेज सोर्सेज कैन ओनली बी कनेक्टेड इन पैरेलल। Two voltage sources can only be connected in parallel if their magnitude and polarity is identical, otherwise KVL will be violated। और KVL violate हो सकता नहीं।
मैंने बताया था केवीएल का एक ही लिमिटेशन है, बस लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाला, ठीक है ना। चलो अब तीसरे में चलते हैं। अब तीसरे पे हम लोग आते हैं। तीसरा क्या है भाई? करंट सोर्सेज इन पैरेलल। करंट सोर्सेज इन पैरेलल, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है? देखो मजा आ रहा है ना भाई सबको? अब देखो ये I1 है, ये I2 है, और ये है मेरे भाई I। अब अगर आप KCL लगाओगे, तो आप क्या कहोगे कि यहां पे एंटरिंग करंट, ये जो है ना, ये एक ही नोड की तरह काउंट होगा मेरे भाई। ये एक सिंगल नोड है, कभी ये सोचो अलग अलग नोड है। ये मैंने नेटवर्क के शुरुआत में ही लिखवाया था कि अगर कभी भी दो नोड एक वायर से कनेक्ट कर दी जाएं तो दे आर टेकन एज अ सिंगल नोड, तो मैं कहता हूं एंटरिंग करंट कितना है इस नोड में? I1 प्लस I2, और लीविंग कितना है? I। ठीक है, ये KCL से हो गया, ये हमारा KCL से आया। इसका मतलब मेरे भाई अगर आप इन दोनों को एक सिंगल सोर्स से रिप्लेस करो तो सिंगल सोर्स कितनी वैल्यू का बनेगा? वो बनेगा I वैल्यू का, विच इज I1 प्लस I2। ठीक है, देखो ये भी सेम ही करंट डिलीवर कर रहा है ना I, ये भी सेम ही करंट डिलीवर कर रहा है I। अब इसका अपोजिट भी तो हो सकता था भाई। अपोजिट कैसे? कि दोनों सोर्स सेम डायरेक्शन के ना होते, दोनों सोर्स सेम डायरेक्शन के ना होते। मान लो एक ऊपर की तरफ होता, एक नीचे की तरफ होता, और ये जो करंट सोर्स कंबाइन कर रहे हैं ना, ये आप देखोगे इतने क्वेश्चंस के अंदर ये टेक्निक यूज होती है जिसकी कोई हद नहीं है। देखो I1 I2 और ये हमने ले लिया I। अगेन ये एक सिंगल नोड हो गई। अब जब मैं KCL लगाता हूं यहां पे भी, तो मैं कहता हूं I1 एंटरिंग है और लीविंग क्या क्या है? I2 और I। तो यहां से I क्या आ गया? I1 माइनस I2। तो यहां पे भी बेटा जब आप एक सोर्स दिखाओगे तो यू विल शो दैट सोर्स लाइक दिस, जिसकी वैल्यू क्या होगी? I1 माइनस I2। या पता है आप ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर I2 को रेफरेंस मानो, I2 की डायरेक्शन में सोर्स बनाओ, फिर I2 माइनस I1। अगर I2 की डायरेक्शन में निकालोगे तो I2 माइनस I1, और I1 की डायरेक्शन में निकालोगे तो I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। ठीक है, ये नोट किया ना सब लोगों ने? जल्दी से मुझे एक बार कंफर्म करो चैट के अंदर कि सर यहां तक नोट डाउन कर चुके हैं। फिर इसका भी मैं वर्ड्स में लिखवा देता हूं आपको एक्सप्लेनेशन। ये लिखा? चलो तो इसमें लिखना पॉइंट, when two current sources are connected in parallel, when two current sources are connected in parallel, then their values can be added or subtracted, इस पॉइंट के सब पॉइंट बना के लिखना, इस पॉइंट के सब पॉइंट बना के लिखो। इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, then they are added, but if they are in the opposite direction,
in the opposite direction, then they are subtracted. Then they are subtracted. अगला पॉइंट लिखना, in the second case, the resulting current can be, in the second case, the resulting current can be I1 minus I2 or I2 minus I1, I1 minus I2 or I2 minus I1 based on whether I2 is used as a reference direction, based on whether I2 is used as a reference direction or I1. ठीक है भाई, चल ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? करंट सोर्सेस इन सीरीज। ठीक है कि भाई दो करंट सोर्स हम सीरीज में लगा दें, दो करंट सोर्स सीरीज में लगा दें भाई। अब देखो यहां पे हमें क्या करना होता है, अगर KCL की बात करें तो ये वाला नोड पकड़ो, हर दो एलिमेंट के बीच में एक नोड होता है ना, इस नोड पे बेटा एंटरिंग करंट क्या है? I2 इज एंटरिंग और I1 इज लीविंग। एक करंट एंटरिंग है, एक लीविंग है। अब आप बोलोगे एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग, तो I2 इज इक्वल टू I1। तो देखो यही बात आ गई ना जो हमारी वोल्टेज सोर्स में आई थी। जब वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्ट किए थे तब हमने ये बोला था कि दोनों का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी सेम होगा, तभी पैरेलल कनेक्शन पॉसिबल है। सेम चीज अब आप यहां पे बोलो, जब दो करंट सोर्स सीरीज में होते हैं दे कैन ओनली बी कनेक्टेड इन सीरीज if their magnitude and direction are identical। तो ये वाला पॉइंट लिखो, two current sources can only be connected in series, two current sources can only be connected in series if their magnitude and direction are identical। अब देखो ऐसे ही अगला आता है करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। भाई अगर एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया जाए तो नोड कैसे मान लिए फहीम? बेटा हर दो एलिमेंट के बीच में एक नोड काउंट की जाती है। नोड क्या है? जहां दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नोड। तो दो करंट सोर्स के बीच में नोड तो आएगी। अब देखो यहां पे भी बेटा दो कनेक्शन पॉसिबल है, एक तो सीरीज और एक आपका पैरेलल। ठीक है, अब मान लो ये है 2 एम्पियर, मान लो यहां पे कोई रेजिस्टेंस है, ऐसा मान लो। ठीक है, अब बेटा इस RL को क्या दिख रहा होगा? इस RL को देखो, अगर इस नोड पे आप जाओगे ना, इस नोड पे 2 एम्पियर लीव कर रहा है तो 2 ही एंटर करेगा। तो इस पूरे सर्किट के अंदर ऐसे ना 2 एम्पियर घूमेगा। इस पूरे सर्किट के अंदर 2 एम्पियर घूमेगा। अब बेटा यहां पे अगर पूरे सर्किट के अंदर 2 एम्पियर घूमेगा, हाँ बेटा ये AC DC दोनों सोर्स के लिए वैलिड है। बस AC में कंडीशन ये होती है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, क्योंकि AC में कभी भी दो चीजें तभी कंबाइन होती हैं, फेजर एडिशन तभी होता है
व्हेन दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहां से क्या लगेगा, फ्रॉम RL पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम RL पॉइंट ऑफ व्यू it seems that we only have 2 एम्पियर करंट सोर्स। ठीक है, तो RL से देख के ऐसा लगेगा कि सिर्फ 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। ठीक है, करंट सोर्स इन सीरीज में KCL वायलेट होगा, बिल्कुल होगा अगर ये दोनों सेम वैल्यू के नहीं हुए। अगर ये दोनों सेम वैल्यू के नहीं हुए तो बिल्कुल वायलेट होगा। ठीक है, तो बेटा ऐसा लगेगा RL, अगर देखें कि RL को लगेगा कि भैया 2 एम्पियर का ही करंट फ्लो कर रहा है, यानी अगर आप ऐसा भी नेटवर्क बना दो तो भी RL के लिए बात बराबर है। ठीक है, RL के लिए बात बराबर है। ठीक है, RL को तो एक ही जैसा फील होगा भले ही वोल्टेज सोर्स हो या नहीं हो। ठीक है, तो एक पॉइंट ये लिखना यहां तक ड्रॉ करने के बाद, फ्रॉम RL पॉइंट ऑफ व्यू current source and voltage source in series, from RL point of view current source and voltage source in series behave like just a current source, but in actual problem do not remove the voltage source, यहां समझने वाली बात बेटा बस इतना ही है कि यहां पे 2 एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। यहां गलती से भी ऐसा मत कर देना कि ये करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स हटा के सर्किट बना दो। ठीक है, डोंट सॉल्व यूजिंग दिस। माना कि RL को सेम लग रहा है, लेकिन आपका पता है आंसर, अगर वोल्टेज सोर्स के बारे में बात कर लूं या करंट सोर्स के बारे में, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब जैसे देखो, अगर मैं आपसे इसमें ये पूछता कि वोल्टेज सोर्स कितनी पावर दे रहा है, तो आपको ये नजर आ रहा है 5 वोल्ट से 2 एम्पियर बाहर जा रहा है, तो आप कह सकते हो वोल्टेज सोर्स कितनी पावर दे रहा है, 10 वॉट। लेकिन यहां तो दिख ही नहीं रहा, यहां तो वोल्टेज सोर्स ही गायब है। इसीलिए कभी भी इस नेटवर्क का यूज करके क्वेश्चन मत बनाना, बस मतलब को समझो। जब करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स सीरीज में आता है तो लोड को ऐसा लगता है कि सिर्फ करंट सोर्स ही काम कर रहा है, जबकि काम दोनों कर रहे होते हैं। इससे अगर आंसर निकालोगे तो गलत आएगा। सिर्फ आंसर किसके लिए सही आएगा, RL के लिए। अगर RL का वोल्टेज पूछ लिया, करंट पूछ लिया तो सही आ गया। मान लो वोल्टेज सोर्स का पावर पूछा 5 × 2 10 वॉट आता, अब ये गलत आ गया क्योंकि यहां तो वोल्टेज सोर्स दिख ही नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल रामपाल बेटा इसको पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए बच्चों की अटेंडेंस जरूरी है, बस इतना है। I1 I2 की डायरेक्शन अपोजिट है राहुल, तब भी यही रूल चलेगा कि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। समझ रहे हो, इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते बेटा। 2 करंट सोर्स जब भी सीरीज में लगे तो उनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों सेम आना चाहिए, दोनों ही सेम आना चाहिए। ऐसे ही वोल्टेज सोर्स की अगर बात करें पैरेलल में, तो वहां भी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी सेम होगा, तभी वो कनेक्शन वैलिड है। I1 मान लो आपने 5 लिया और I2 नीचे की तरफ 5 ले लिया, तो KCL वायलेट हो गया। आपने I1 5 लिया, I2 2 लिया, सेम डायरेक्शन में लिया, तो भी KCL वायलेट हो गया। KCL सेटिस्फाई सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब दोनों एक ही दिशा में हैं और दोनों का वैल्यू भी सेम है। ठीक है, वरना कनेक्शन इनवैलिड रहेगा। अब एक तो ये सीरीज वाला केस हुआ यार, अब दूसरा केस कैसा पॉसिबल है, सेकंड इज पैरेलल। ठीक है सर, ये पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा, जब 2 टर्मिनल कॉमन होते हैं ना, किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के बीच के दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होते हैं, देन इट इज सेड टू बी पैरेलल।
देखो जरा, अब देखो ये जो लोड है बेटा, इस लोड को ऐसा लग रहा होगा कि भाई यहां पे वोल्टेज कितना आ गया, पैरेलल में वोल्टेज सेम आता है। तो आरएल को क्या दिखेगा, आरएल को ये दिखेगा बेटा कि आरएल के अक्रॉस बस एक 5 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है। तो आप ये बोलोगे फ्रॉम आरएल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आरएल पॉइंट ऑफ व्यू it appears that only 5 वोल्ट सोर्स इज कनेक्टेड। ठीक है, आरएल को ऐसा नजर आ रहा है, समझ में आई मेरी बात, आरएल को ऐसा नजर आ रहा है कि भैया 5 वोल्ट का बस एक सोर्स कनेक्ट करके छोड़ दिया गया है। लेकिन एक्चुअल में तो वोल्टेज और करंट सोर्स दोनों हैं। तो अगर आरएल से पूछे, आरएल कहेगा भैया कुछ नहीं है नेटवर्क के अंदर, आरएल बोलेगा कुछ नहीं है, बस एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया इन लोगों ने। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, है ना, एक्चुअली ऐसा है नहीं। आरएल को तो ऐसा नजर आ रहा है बस। बट जैसा मैंने पहले बताया, डोंट यूज दिस सर्किट फॉर एनालिसिस, क्योंकि अब आप इसमें देखो, अगर मैं आपसे करंट सोर्स की पावर पूछता, आपको ये नजर आ रहा है पैरेलल में है करंट और वोल्टेज, तो करंट सोर्स के अक्रॉस भी भैया 5 वोल्ट ही है, करंट सोर्स के अक्रॉस भी यहां पे 5 वोल्ट ही है। तो अगर 5 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर करोगे तो 10 वॉट आएगा। यहां करंट सोर्स का पावर कितना है, 10 वॉट। पावर ऑफ करंट सोर्स इज 10 वॉट। लेकिन इस सर्किट में तो नजर नहीं आ रहा, सेकंड सर्किट के अंदर तो नहीं नजर आ रहा है, इसीलिए बेटा इसका यूज मत करना क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, थैंक यू बेटा रामपाल, अगर आपको पसंद आया। प्रैक्टिकल करंट सोर्स सीरीज में होंगे तो एवरेज करंट मिलेगा नहीं बेटा, फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ता है ना, वो मिलमैन्स थ्योरम में आता है कि जब 2 करंट सोर्स प्रैक्टिकल वाले सीरीज में आते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वहां उसे कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स में, फिर कंबाइन करते हैं, फिर वापस आते हैं। डोंट वरी, वो नेटवर्क थ्योरम्स में आता है, मिलमैन्स थ्योरम में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो बेटा ये तो बात हो गई हमारी केसीएल और केवीएल की। अब मैं जल्दी से मूव करता हूं अगले टॉपिक पे, क्योंकि रोज हम लोग जो है ना अपने सिलेबस से पीछे रह जाते हैं, जितना डिसाइड करते हैं उतना पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं नोडल एनालिसिस की। अब देखो, जो आज का लेक्चर है नोडल और मैश एनालिसिस, यहां मतलब क्या है, ये 2 तरीके हैं किसी भी नेटवर्क का आंसर निकालने के लिए। ठीक है, इसलिए सारे सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट बना के डाल दीजिए। रामपाल बेटा डला हुआ तो है प्लेलिस्ट, क्रिएट्रिक्स चैनल पे जाके चेक करो, वेल अरेंज फॉर्मेट में है सब कुछ। करंट सोर्स अक्रॉस आरएल क्या होगा, मतलब करंट सोर्स अक्रॉस आरएल। चलो, अब देखो नोडल और मैश 2 तरीके होते हैं किसी भी नेटवर्क को एनालाइज करने के। नोडल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है विच इज बेस्ड ऑन केसीएल, और मैश एनालिसिस एक ऐसा मेथड है विच इज बेस्ड ऑन केवीएल। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस में क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू केसीएल प्लस ओम्स लॉ। नोडल एनालिसिस इज नथिंग बट केसीएल प्लस ओम्स लॉ। अब देखो यहां पे स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स समझना। एज्यूम वन नोड एज रेफरेंस। अब आप कहोगे सर क्या कोई भी रेफरेंस मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो, कोई भी नोड को रेफरेंस मान सकते हो, यानी कि ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब
वोल्टेज इज 0। लेकिन अक्सर क्या करते हैं, अक्सर कौन सी नोड को रेफरेंस मानते हैं? यूजुअली नोड कनेक्टेड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इज टेकन एज रेफरेंस। ठीक है, इसका रीजन बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर कि भैया रेफरेंस नोड उसी को क्यों माना जिससे सबसे ज्यादा नोड कनेक्टेड थी, क्योंकि उससे इजी हो जाएगा। रामपाल बेटा, क्रिएट्रिक्स की हर प्लेलिस्ट में फुल सिलेबस कवर्ड है। दीपांकर V/RL होगा बेटा। अब पूरा का पूरा जो है ना वोल्टेज सोर्स से नहीं आएगा। देखो दीपांकर की जो क्वेरी है, देखो इसमें कितना करंट गया, V/RL। यहां से 2 एम्पियर करंट सोर्स से आया तो बचा हुआ करंट वोल्टेज सोर्स से आया, V/RL -2। ठीक है दीपांकर, तो ऐसा मत सोचो V/RL पूरा वोल्टेज सोर्स से आया है, करंट सोर्स से 2 एम्पियर आया है, बचा हुआ करंट वोल्टेज सोर्स ने दिया है। ठीक, अगर आप इसको इंट्यूशन पे करने की कोशिश करोगे कि भाई V वोल्टेज तो सोर्स से आई थी तो उसी की वजह से करंट आया, तो बेटा गलत हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट इंट्यूशन से मत करो, आप इसको मेथड से करो। अब ये एक हमने नोड भैया रेफरेंस मान लिया है। अब हम क्या कहते हैं, एज्यूम वेरिएबल एट ईच ऑफ द अदर प्रिंसिपल नोड्स। प्रिंसिपल नोड कौन सी होती है? जिसपे दो से अधिक एलिमेंट जुड़े होते हैं, उसे प्रिंसिपल नोड कहते हैं। एट ईच ऑफ द अदर प्रिंसिपल नोड्स। ठीक है, देन अप्लाई KCL एट ईच नोड एक्सेप्ट रेफरेंस। रेफरेंस पे नहीं लगाते, बाकी की नोड पे लगाते हैं। KCL लगाया, ठीक है। सॉल्व इक्वेशंस, जितनी KCL की आपने इक्वेशन बनाई उनको सबको सॉल्व करके आप क्या निकालोगे? टू फाइंड नोड वोल्टेजेस। टू फाइंड नोड वोल्टेजेस, ठीक है। और यूजिंग नोड वोल्टेज, we can compute, using node voltage we can compute branch voltage, we can compute branch voltage। ठीक है, समझ गए? नोड वोल्टेज की मदद से ब्रांच वोल्टेज निकाली जा सकती है। दीपांकर बेटा रिप्लाई तो करो, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो इसको मैं क्वेश्चन से दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देखना, कंसीडर द नेटवर्क शोन, वी नीड टू फाइंड द नोड वोल्टेज V1। देखो ये वाली वोल्टेज है V1। अब यहां पे देखो आपको ग्राउंड दिखा दिया ना, क्योंकि देखो ये ग्राउंड इस नोड से भी कनेक्टेड है, इस नोड से भी है, इस नोड से भी है। अब मेरी बात समझना, ऑलवेज एज्यूम, इजीएस्ट रखने के लिए ना, ऑलवेज एज्यूम आउटगोइंग करेंट्स एट ईच नोड, आउटगोइंग करंट एज्यूम करना होता है, ठीक है। आउटगोइंग करंट का मतलब देखो यहां पे ऐसे ले लिया, यहां पे ऐसे। अब करंट सोर्स तो गिवन ही है भैया, आउटगोइंग हो या इनकमिंग उसे तो बदलेंगे नहीं, वो तो गिवन ही है। हमें सिर्फ कौन से करंट आउटगोइंग मानने हैं? जो रेजिस्टेंस के अंदर है, बाकी जो गिवन है वो तो गिवन है। अब बेटा करंट हमेशा, एक चीज याद रखना, करंट हमेशा कहां से कहां जाता है? करंट ऑलवेज गोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, है ना। अब देखो, अब यहां पे गेम कैसे होगा,
अंशुल बेटा अनअकैडमी ऐप पे मैंने PYQ भी डाला हुआ और क्वेश्चंस अलग भी डाले हुए हैं अनअकैडमी ऐप पे। अगर आप नेटवर्क का फोल्डर चेक करोगे एक CTQ भी दिखेगा। अब देखो लेफ्ट साइड वोल्टेज इज नॉट पॉसिबल बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो यहां पे 0 वोल्ट है, प्लस से माइनस यहां पे ड्रॉप आया 9 वोल्ट का, है ना, ड्रॉप आया ना 9 वोल्ट का, तो यहां आई -9 वोल्ट। समझ में आया? ड्रॉप आया अगर 9 वोल्ट का तो 0 में से 9 घटाओगे कहां पहुंचोगे? -9 पे। अब जरा ये वाली नोड पे देखो, पहले ये जो अगर आप 3 ओम का करंट लोगे, V1 शुड बी हाई, -9 शुड बी लो। अब अगर आप ये सोच रहे हो सर V1 -9 क्यों किया, V1 -9 क्यों किया, आप करने के लिए तो 9 -9 V1 भी कर सकते थे। देखो करंट इधर गया है, करंट इधर गया है, तो ये वाली वोल्टेज हाई होनी चाहिए और ये वाली लो होनी चाहिए। तो हाई माइनस लो करोगे ना, हाई माइनस लो, समझ में आया? हाई माइनस लो करोगे, करंट हाई से लो जाता है। अब इधर देखो आपने करंट इधर माना है, अब ये देखो ये 0 वाली वैल्यू डायरेक्टली यहां पहुंच जाएगी, बीच में कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर एक वायर है तो आपका डायरेक्टली सेम वोल्टेज वहां प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहां पे आप क्या करोगे बेटा, प्लस पे नेटवर्क के डाउट शंकर सर लेते हैं, V1 -0/9 और तीसरा करंट 3 एंपियर बाहर जा रहा है। ये समझ आई इक्वेशन मैंने क्या किया है? ये इक्वेशन समझ में आई? व्हाट हैव आई डन? हाई से लो वोल्टेज करंट जाता है तो जिस डायरेक्शन में करंट माना है उसी अनुसार आप वोल्टेजेस सब्ट्रैक्ट भी करोगे। और V/R से करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? V1 -9, V1 -0, फिर V/R इज द करंट। अब देखो अगर 9 LCM ले लें तो 3V1 + 27 + V1 + 3, 4V1 is -30, तो V1 is -7.5 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छा ये वाला रह गया, ये गलती है, ये -27 होगा, सॉरी प्लस 4V1 is 54, हाँ -13, ठीक है, -13.5। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इज दिस क्लियर कि नोडल कैसे लगाते हैं? एक और एग्जांपल दिखाता हूं। अब देखो, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। अब यहां पे भी अगेन आपने एक रेफरेंस नोड मानोगे, ये मान ली। अब मेरे भाई यहां पे क्या फंडामेंटल आएगा कि ये वोल्टेज तो हो गई भैया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट हो गई, ठीक है। अब बात है यहां पे आपने वोल्टेज माना VP और यहां पे आपने माना VQ। तो दो वेरिएबल आए ना, VP और VQ। जब दो वेरिएबल आए तो ऑब्वियसली दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो आप कैसे बनाओगे इक्वेशन? KCL से। अब सबसे पहले देखो यहां पे आप लगा लो KCL, सारे करंट आउटगोइंग मानते हुए। तो मैं P पे इक्वेशन बना रहा हूं, एट P। देखना जरा, 10 वोल्ट की तरफ कितना जा रहा होगा? VP -10/2, है ना, हाई से लो जाता है। 8 ओम में कितना जा रहा होगा? 8 ओम के दूसरे छोर पे है 0, VP -0/8। और ऊपर एक करंट बाहर तो गया ही है, 2 एंपियर, 2 एंपियर, ठीक है। यहां से VP निकाल सकते हो ना, 8 LCM ले लो, 4VP -40 + VP +16, तो VP इज 4.8 वोल्ट्स, 4.8 वोल्ट, ठीक है। अब मेरे भाई अगर आपको यही इक्वेशन Q पे लिखनी है, एट Q में देखो ये आउटगोइंग माना, ये आउटगोइंग माना, लेकिन इसका कुछ नहीं कर सकते भैया, ये तो इनकमिंग ही रहेगा।
तो ये जो Q में से 4 ओम की तरफ गया तो VQ माइनस 10/4, 4 ओम में तो इतना ही जाएगा। फिर ये 6 ओम में कितना गया, 6 ओम के दूसरी तरफ है 0 वोल्ट, तो VQ माइनस 0/6। और फिर ये 2 एम्पियर तो एंटरिंग था भाई, ये दोनों करंट लीविंग थे, लीविंग करंट इज इक्वल टू एंटरिंग करंट। अब आपने 12 लिया एलसीएम, बारह लिया तो ये 24 हो गया भाई। ठीक है, कितना आ गया 5 VQ इज इक्वल टू 54, 10.8 वोल्ट। अब आपसे क्या पूछा है भाई क्वेश्चन में, दोनों का डिफरेंस। क्या पूछा है, दोनों का डिफरेंस। तो VP माइनस VQ इज 4.8 माइनस 10.8 माइनस 6। लेकिन देखो यहां पे अगर VQ माइनस VP निकालते तो 6 आता। अब उसने आपको ये कहीं नहीं बताया कि VP माइनस VQ लेना है या VQ माइनस VP। उसने सिर्फ आपको क्या बताया, उसने सिर्फ आपको ये बताया कि VPQ चाहिए, यानी P और Q का डिफरेंस चाहिए। अब Q माइनस P भी डिफरेंस है और P माइनस Q भी आपका डिफरेंस है। तो बेटा इसलिए आपके दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में लिख के आओ अगर ऐसे सवाल का जवाब तो आंसर पॉजिटिव देना। तो आंसर हमेशा क्या दोगे, मैग्नीट्यूड। गुरजीत अगर 3 वेरिएबल मिल गए तो बेटा आपने लीनियर अलजेब्रा में 3 वेरिएबल की इक्वेशन तो सॉल्व करी होंगी ना, बिल्कुल की होंगी यार। तो 3 वेरिएबल की इक्वेशन, 3 इक्वेशन बनाओगे और लीनियर अलजेब्रा की तरह सॉल्व करोगे। अब देखो कोई बच्चा अभी ये कह रहा था कि सर ये बता दो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड। बताता हूं, देखो बढ़िया तरीके से समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड क्या चीज है। ठीक है, सुपर नोड क्या होती है। तो एक नेटवर्क लेता हूं यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। देखो मान लो ऐसा नेटवर्क है, सही है, ऐसा एक नेटवर्क है। अब मैंने आपसे ये कह दिया भाई कि ये ग्राउंड है, V मुझे बताओ, या VP बोल देता हूं, VP मुझे बताओ। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी यार कि कभी भी ऐसी नोड पे KCL मत लगाना जिसपे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो। क्यों बोला था ऐसा, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के नाम का एक वेरिएबल और जुड़ता है। वोल्टेज सोर्स का करंट हमेशा क्या होता है, अननोन। अब आप ये देखो, ये जो P वाली नोड है मेरे भाई, ये P वाली नोड पे एक वोल्टेज सोर्स तो कनेक्टेड है। तो अगर आप इस पे KCL लगाना चाहोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मानना पड़ेगा, दैट इज द करंट थ्रू द 4 वोल्ट सोर्स। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, we should not apply KCL, we should not apply KCL at the node where current source is connected, at the node where current source is connected, because we will have to assume one extra variable representing the current of the voltage source, representing the current of the voltage source। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, यहां पे माइनस से प्लस जाते हुए 10 वोल्ट का गेन आया, ये आ गया। अब यहां पे मैं क्या कहता हूं यार, अगर आप ये देखो यहां पे 4 वोल्ट का गेन आ रहा है ना, 4 वोल्ट बढ़ रहा है, तो यहां पे वोल्टेज होगी VP + 4। ये चमका,
4 वोल्ट का गेन आ रहा है, माइनस से प्लस जाते हुए वोल्टेज बढ़ती है। अब सुपर नोड में हम क्या करते हैं, देखना मेरी बात को, हम ये जो 2 वोल्ट नोड हैं जिनके बीच में एक सोर्स कनेक्टेड है, इन पे मिला के केसीएल लगाते हैं और इसको बोलते हैं सुपर नोड। अगर इन पे मिला के केसीएल लगाया जाए तो दैट इज कॉल्ड एज सुपर नोड। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिखना, when two nodes are connected by means of a voltage source, when two nodes are connected by means of a voltage source, we apply KCL on combination of two nodes to avoid an additional variable and it is called as super node। ठीक है, अब देखो मेरे भाई यहां पे क्या होने वाला है। अब यहां पे देखो, ये जो सर्कल मैंने बनाया इसको कौन कौन सी ब्रांचेस कट कर रही हैं, इसको ये सब ब्रांचेस कट कर रही हैं। ठीक है, तो ये 4 करंट लिखने हैं। पहला करंट ये लेफ्ट वाला 4 ओम का Vp माइनस 10/4। ठीक है, अगला 6 ओम का Vp/6। अगला ये 8 ओम का, इस पे वोल्टेज है Vp+4 माइनस, नीचे तो ग्राउंड है तो दैट इज बाय 8। और ये ऊपर वाली ब्रांच में 2 एम्पियर गया। 4, 6 और 8 कितना एलसीएम आएगा, 24 आ जाएगा ना। 6 Vp माइनस 60 प्लस 4 Vp प्लस 3 Vp प्लस 12। ठीक है, प्लस 24 का हुआ 48। 6, 4, 10, 3, 13 Vp माइनस 48 प्लस 48 इज 0। तो ये आ गया। समझ में आया किस तरह से किया। अगर आपको सुपर नोड नहीं एज्यूम करना तो आप क्या करना, यहां पे एक करंट ऐसे मान लेना I। ठीक, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गया। अब आप 2 केसीएल लगाना, एक Vp वाली नोड पे, एक Vp+4 वाली नोड पे। तो टू अवॉइड सुपर नोड, अगर आपको सुपर नोड नहीं लगाना, एज्यूम आ वेरिएबल करंट थ्रू वोल्टेज सोर्स। ठीक है, एंड देन अप्लाई केसीएल। बट फिर आपको 2 केसीएल लगाने पड़ेंगे, एक बीच वाली नोड पे और एक लास्ट वाली नोड पे। ठीक है, समझ में आया? बताओ, क्लियर हो गया? ये सुपर नोड का कंसेप्ट बढ़िया तरीके से समझ आया भाई? बोलो मेरे भाई, सुपर नोड का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आया? दीपांकर, जो चीज केसीएल से हो सकती है वो केवीएल से भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही मेथड लगता है, लगते दोनों मेथड हैं। अब ये आपके ऊपर है, प्रेफर आप क्या करते हो। ठीक, चलो अब अगला मेथड क्या है यार अपना, सेकंड मेथड इज आर मैश एनालिसिस। अब जैसे आपने यहां पे ये लिखा कि केसीएल प्लस ओम्स लॉ, केसीएल, अरे तो 2 वेरिएबल है ना गुरजीत, वीपी और आई 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन बनाओ, सॉल्व कर लो। अनुपा देखो, आइकॉनिक के अंदर ज्यादा हैंड होल्डिंग मिलती है तो इसीलिए बिगिनर्स को ज्यादा हेल्प आउट करता है आइकॉनिक। अब देखो, जैसे आपने नोडल में बोला केसीएल प्लस ओम्स लॉ, तो यहां पे होता है केवीएल प्लस ओम्स लॉ। तो देखो, आपको यार सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए मैश की परिभाषा। मैश की परिभाषा,
तो मैश की परिभाषा क्या थी? एक ऐसा लूप जिसके अंदर और छोटे लूप ना बन पाए, दैट इज कॉल्ड एज अ मैश, दैट इज कॉल्ड एज अ मैश। तो सबसे पहले एज्यूम मैश करंट सर्कुलेटिंग इन ईच मैश। जैसे आपने हर नोड पे एक एक वोल्टेज मानी थी ना, यहां पे हर मैश में एक एक मैश करंट मानोगे, देखते चलना। देन यूजिंग मैश करंट फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। हर एलिमेंट का जैसे कि रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स, हर एक का एक एक करंट निकाल दो। यूजिंग मैश करंट फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। थर्ड थिंग, एक बार आपके पास हर ब्रांच का करंट आ गया तो हम क्या कहेंगे? फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच। वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच, ब्रांच माने एलिमेंट होता है ना, जैसे R है, L है, C है, वोल्टेज सोर्स है। देन अप्लाई KVL इन ईच मैश एंड सॉल्व इक्वेशंस। अब जितनी भी इक्वेशन बनी है, मान लो 3 इक्वेशन बन गई 3 मैश से, सॉल्व इक्वेशंस टू डिटरमाइन मैश करेंट्स। ठीक है, सही है। टू डिटरमाइन द मैश करेंट। सिद्धार्थ बेटा आप कनोडिया से प्रैक्टिस कर सकते हो वोल्टेज रेफरेंस चेंज करके। नहीं यार, वहां कर तो सकते हो वैसे सुपर नोड अवॉइड अगेन, बट 2 इक्वेशन तो बनानी पड़ेंगी यार रोहन, क्योंकि 2 वेरिएबल फिर भी रहेंगे। समझ आया? अब देखो इसको एग्जाम्पल से शो करता हूं। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, अब यहां पे बेटा 3 करंट एज्यूम किए हुए एक एक मैश में। ये हो गया I2, I3, I1। अब देखो मेरा स्टाइल क्या है, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, जहां से गलती नहीं करोगे। पहले ना ये मैश करंट से आपको क्या करना है, ब्रांच के करंट निकालने हैं। अब देखो ये जो 3 ओम वाला है, इसमें I2 राइट में जा रहा है और I1 घूम के लेफ्ट में जा रहा है। ध्यान से देखो, ये 3 ओम वाले में I2 राइट में जा रहा है, I1 ऐसे घूम के लेफ्ट में जा रहा है। तो 2 अपोजिंग करंट हो गए, 2 अपोजिंग करंट हो गए। ये हो गया I2 माइनस I1। ठीक है, I2 माइनस I1। ये क्लियर हुआ? अब देखो ऐसे ही 9 ओम वाले में देखो, I3 राइट में जा रहा है, I1 लेफ्ट में जा रहा है। तो आपने राइट में मान लिया I3 माइनस I1। अगर देखो आप लेफ्ट में मानते ना करंट, लेफ्ट में, तो आप लेते I1 माइनस I3। आपने I2 की डायरेक्शन में करंट लिया तो I2 माइनस I1 किया। I1 की डायरेक्शन में लेते तो I1 माइनस I2 करते। ठीक, अब इधर देखो, इसमें I2 नीचे जा रहा है और I3 घूम के ऊपर जाएगा ऐसे। अगर आप इसमें नीचे की तरफ करंट मानोगे तो I2 माइनस I3, इसमें तो एक ही करंट जा रहा है I1। अब जब बेटा सारे ब्रांचेस के करंट्स आ गए तो इस पे क्या करो, इस पे ना वोल्टेज पोलैरिटी मार्क कर लो। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? 2 अपोजिंग करंट अगर जा रहे हैं तो उनको सबट्रैक्ट करना पड़ता है। अब आप कहोगे सर ये पोलैरिटी कैसे मार्क की? बेटा देखो, जो आपने ब्रांच का करंट दिखाया ना I3 माइनस I1, उसी की डायरेक्शन में पहले प्लस फिर माइनस। जो आपने रिजल्टेंट करंट दिखाया उसी के हिसाब से प्लस माइनस मैंने लगाया। अब एक एक मैश में ना KVL लगाओ, एक एक मैश में। तो ये मैश नंबर 2, मैश नंबर 1, मैश नंबर 3। तो पहले 1 में लगाना। 1 में देखो क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो माइनस से प्लस गया, तो प्लस लिखा 9 I3 माइनस I1। फिर इधर माइनस से प्लस गया
3i2 माइनस i1, फिर ऊपर पहुंचा प्लस से माइनस, -2i1। समझ में आया? मैं क्लॉकवाइज गया, माइनस से प्लस प्लस लिया, माइनस से प्लस प्लस, प्लस से माइनस माइनस। अब यहां कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लो, 9 3 12 2 14, 14i1 माइनस 3i2। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब ये मत कहना सर ये इक्वेशन कैसे आई। अब ऐसे ही मैश नंबर 2 में लगाओ, प्लस से माइनस, क्लॉकवाइज जा रहा हूं, प्लस से माइनस, -15, प्लस से माइनस, -3i2 माइनस i1, प्लस से माइनस, -6i2 माइनस i3। अब यहां से निकालें अगर 3i1 माइनस 9i2 प्लस 6i3 इज 15। सिंप्लीफाई करने के लिए 3 से डिवाइड ही कर डालो, है ना। 3 से डिवाइड कर लोगे तो इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, दैट इज सेकंड आएगा, ठीक है। अब तीसरे में देखो, फिर से क्लॉकवाइज चलो, माइनस से प्लस 6 टाइम्स i2 माइनस i3, फिर प्लस से माइनस 9 टाइम्स i3 माइनस i1, फिर माइनस से प्लस प्लस 21। तो यहां पे क्या होगा, 6i2 माइनस 6i3, तो 9i1 माइनस 6i2 माइनस 15i3 इज माइनस 21। फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3i1 प्लस 2i2। अब ये 3 इक्वेशन हो गई, सॉल्व करके आपको i1 i2 i3 निकालना है। समझ आ रहा है मैश एनालिसिस कैसे लगाते हैं? मैश एनालिसिस कैसे लगाते हैं ये बताओ, क्लियर हुआ एकदम बेसिक से? हाउ डू वी अप्लाई द मैश एनालिसिस? तो बेटा ये चीजें याद रखनी है एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई होंगी। और गुरजीत जो आपका डाउट था बेटा कि अगर सर 3 करंट या 3 इक्वेशन आ गई तो क्या करेंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कर डालो सॉल्व। ये तो आप लोग 10th 11th से करते आ रहे हो, कोई आज से नहीं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं थोड़ी सी वैल्यूज आपके लिए हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये आपके लिए होमवर्क है, तो वीडियो पॉज करके ना ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना और ये आपको बना के लाना है। ठीक है, ये आप लोग बना के लाओगे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब देखो बेटा जैसा मैंने बताया, अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि बेटा कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है। तो अंकित ESE कोड लगा के ज्वाइन करना। 1 ईयर फीस विल बी 27,225, 18 मंथ्स 34,650 और 2 ईयर 39,600। 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम पड़ता है और विदाउट एनी इंटरेस्ट EMI पे भी ले सकते हो। आइकॉनिक पे जाओगे तो 1 ईयर फीस 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर पे जाओ अगेन, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI विदाउट इंटरेस्ट। तो थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बेटा बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करना, कुछ कमी लगी तो टेल मी योर फीडबैक, बट एक बार कमेंट जरूर किया करो वीडियो एंड होने के बाद, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम। कल इस होमवर्क को हम देखेंगे और हम बात करेंगे नेटवर्क कनेक्शन के। EMI माने इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, कि मंथ ऑन मंथ आप पेमेंट कर सकते हो 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। चलो।